हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 34 रहेगा। तो चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो जल्दी से इसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो आपको पता ही है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हयूम के नेतृत्व में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। और इसका पहला अधिवेशन भी कहाँ पे हुआ था? बॉम्बई में ही हुआ। और इस बम्बई के अधिवेशन में, यानी कि पहले अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी का, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष रहे थे। अब आप इसके बारे में बताइए। मोतीलाल नेहरू 1928 के कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे क्या? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 44वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और इसमें अध्यक्षता करने वाले यही थे। इससे पहले भी मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी एक अधिवेशन में, और वो अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था। उस 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भी अध्यक्षता की थी इन्होंने। अब जैसे दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। 1931 का जो ये कराची अधिवेशन हो रहा था, ये कौन से नंबर का था? तो ये 46वां अधिवेशन था। ठीक है ना। इस कराची के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई, मौलिक अधिकारों की मांग। और जैसे हम बात करते हैं और क्या काम हुआ था इसमें, महात्मा गांधी ने इरविन के साथ एक समझौता किया था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, जिसके तहत जो भी बातें हुई थी उन बातों को मंजूरी मिली थी इस कराची के अधिवेशन में। ठीक है ना। तो इसमें महात्मा गांधी को कांग्रेस का प्रतिनिधि स्वीकार करते हुए उन्हें कहा कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने जाएंगे। और जैसे महात्मा गांधी ने समझौता किया था इरविन के साथ में, जिसके तहत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसे भी स्थगित कर देना था, उन्होंने स्थगित कर भी दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए। लेकिन कोई खास बात बनी नहीं, वापिस आ जाए। ठीक है, वापिस आ गए और फिर क्या है, मूड खराब हो गया था। फिर दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया, लेकिन अब वो बात नहीं बनी। ठीक है ना। तो इस कराची के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोनों के दोनों ही ऑप्शन ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो सी ऑप्शन आपको टिक करना था, सी केवल, यानी कि दोनों ही ठीक है, एक और दो दोनों। अब आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो जिन्होंने लिखा होगा ना ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हम बात कर रहे होते हैं संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा का पहला मतलब अधिवेशन या फिर पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इस बैठक में अध्यक्ष चुनना था। तो ऐसा माना गया कि जो सबसे सीनियर हैं उनको चुन लिया जाए। तो सबसे सीनियर उस समय थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। इनको अध्यक्ष चुन लिया गया, लेकिन परमानेंट नहीं बनाया गया इनको, एक बार अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर 2 दिन बाद में बैठक होने वाली थी, जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस संविधान सभा की दूसरी बैठक में परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। और वो कौन थे जिनको चुना गया परमानेंट प्रेसिडेंट? तो नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही है वो जिनको बिहार के लाल कहा जाता है और संविधान सभा की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे ये। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज अपनाने की, तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था?
राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमें आजादी मिली। ठीक है ना, 15 अगस्त को। और उस आजादी से पहले हमारे पास अपना राष्ट्रीय ध्वज था, यानी कि हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तले ही आजादी पाई। तो उससे पहले 22 जुलाई को हमने अपना ये राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया था। जब हम बात करते हैं 26 नवंबर 1949, ये वो दिन है जिस दिन हमारा संविधान बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था। हमने हमारा संविधान आत्मार्पित कर दिया, लेकिन लागू नहीं किया। लागू करने के लिए हमने दिन चुना 26 जनवरी का। ये दिन ही क्यों चुना था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसी दिन को सम्मान देने के लिए, यानी कि 26 जनवरी को सम्मान देने के लिए हमने इस दिन को अपना संविधान लागू करने का सोचा। और इसी दिन से हमारा भारत गणतंत्र भारत बना। गणतंत्र भारत के पहले हमारे राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलो जी, अब आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ब्रह्म समाज के बारे में आपको बताना है, जल्दी से इसमें आप टिक करेंगे। कौन सा ठीक रहेगा? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ये। ब्रह्म समाज की जब हम स्थापना की बात करते हैं तो किसने की थी? 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद की स्थापना। ठीक है ना, एकेश्वरवाद, इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर एक ही है, एकेश्वरवाद। ठीक है ना, ईश्वर एक ही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, पुरोहितवाद का भी विरोध किया और अवतारवाद का भी खंडन किया था ब्रह्म समाज ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी ठीक लिखा हुआ है। इन्होंने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को भी अस्वीकार कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ऐसा नहीं था। अगर ये बोल देते कि वेदों में त्रुटिहीन यानी कि थोड़ी सी गलतियां हैं, अगर आप ये बोल रहे हैं कि आप में कुछ गलती है, इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, कि सुधार हो सकता है। लेकिन इन्होंने तो अस्वीकार किया था। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वेदों में गलतियां हैं। ठीक है ना, अगर हम ऐसा बोल देते हैं तो एक अप्रत्यक्ष रूप से हम हामी भर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो केवल 1 और 2 जिन्होंने टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है ना। तो जब हम बात कर रहे होते हैं इस ब्रह्म समाज में और कौन कौन से नेता मिले थे, फिर एक नाम आता है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। और एक नाम आपने जरूर सुना है, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। तो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने भी क्या किया? ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण कर ली। आचार्य कहा जाता है केशव चंद्र सेन को। तो आचार्य केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज को और भी लोकप्रिय बना दिया था। और ब्रह्म समाज ने धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए मानव बुद्धि को आधार बनाया, यानी कि आपको सोचना चाहिए और एक तर्क करना चाहिए। ठीक है, तो पुरोहित वर्ग को बिल्कुल इन्होंने नकार दिया था। ठीक है ना, इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखनी है। जब हम बात करते हैं कि वेदों में त्रुटियां हैं, यानी कि वेदों की त्रुटिहीनता को प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो तो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो वेद त्रुटिहीन है ऐसा किसने कहा था? यानी कि आर्य समाज ने कहा ऐसा। जिसकी स्थापना किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ, बहुत ही बढ़िया है, अति उत्तम। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? जल्दी से आप इसमें बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ठीक है। जिन्होंने लिखा होगा ना तोलक्का पीएम, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तोलक्का पीएम के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे तोलक्का पियर। ज्यादा मुश्किल है भी नहीं याद करना। जब हम संगम युग की बात कर रहे होते हैं, संगम युग
यानी कि ये टाइम पीरियड कब से कब तक का मान के चलते हैं, लगभग 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक का टाइम पीरियड मानते हैं हम। 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का, ठीक है। लगभग ये 600 सालों का जो टाइम था दक्षिण भारत में, उसे हम संगम युग के नाम से जानते हैं। इसमें मूल रूप से हम 3 राज्यों के बारे में बात करते हैं। पांड्य राज्य, ठीक है, और एक राज्य जो आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलता है जिसे हम कहते थे चोल, और एक आपका दूसरे साइड में इधर ये है चेर। चेर, चोल, पांड्य राज्य के बारे में हम संगम युग में पढ़ा करते हैं। संगम का मतलब क्या है, इसे संगम युग क्यों कहते हैं? एक ऐसा युग जिसके दौरान बहुत सारे संगम हुए। संगम यानी कि बहुत सारी बैठक हुई, यानी कि बहुत सारे सम्मेलन हुए, और भी अगर इसको कहें बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए, ठीक है ना, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो ये जो संगम थे बहुत सारे हुए। मूल रूप से हम बेसिकली 3 मानते हैं, और 3 जो संगम हुए थे वो पांड्य राज्य के संरक्षण में हुए। इस 3 में से जो दूसरा हो रहा था ना, दूसरा संगम, उस दूसरे संगम के दौरान लिखी गई रचना है तोलक्काप्पियम। एक क्या है ये, संगम युग के दौरान व्याकरण से संबंधित रचना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी गलत आपका पॉइंट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बाकी भी संगम युग की रचना, जैसे मणि मेखले की बात करते हैं, मणि मेखले के रचनाकार कौन थे, तो नाम आता है शीतले सतनार। शीतले सतनार, ये नाम मुझे बहुत प्यारा लगता है, शीतले सतनार। शिल्पाधिकारम की बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन थे, तो नाम आता है इलांगो अदिगल। इलांगो अदिगल, है ना। ये किस व्याकरण की बात कर रहे हैं, कौन सी भाषा की व्याकरण की बात हो रही है, तो ये तमिल व्याकरण की बात चल रही है, ठीक है ना। तमिल साहित्य को बढ़ावा मिला था संगम काल में। तो जब हम बात कर रहे होते हैं, ये जामवती कल्याणम क्या है, ये जामवती कल्याणम विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय के द्वारा लिखी गई है। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उनको संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है कृष्णदेवराय के द्वारा। कृष्णदेवराय का टाइम पीरियड 1509 से लेकर 1529 तक रहा। ये पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा रहे। वैसे अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह के छोटे भाई थे ये कृष्णदेवराय, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसमें आप बताने का प्रयास करेंगे। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपके सामने 3 पॉइंट दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन जो हैं वो सही हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप इसमें बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा इसमें से ठीक रहेगा मणिपुरी संकीर्तन के बारे में। ये वैसे अगर देखा जाए मणिपुरी संकीर्तन, ये पारंपरिक रूप से गायन से संबंधित है, वादन से भी संबंधित है। गायन यानी कि गाया जा सकता है, वादन यानी कि कोई यंत्र जिसे बजाया जाता हो, और नृत्य यानी कि इसमें नृत्य भी किया जाता है। तो पारंपरिक रूप से इस मणिपुरी संकीर्तन में इन तीनों का समन्वय हमें देखने को मिलता है, और यह विशेष रूप से हमें कहाँ मिलेगा, मणिपुर में ही मिलेगा। नाम ही पता लग रहा है आपको, मणिपुरी संकीर्तन। तो मणिपुर के मैदानी भागों में जो वैष्णव संप्रदाय के लोग रहते हैं, यानी कि भगवान विष्णु को जो मानते हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है, और उनकी जीवन शैली के बारे में ये बहुत कुछ बताता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। क्या ये बात ठीक है? आप कहेंगे जी हाँ ये बात ठीक है। मैंने अभी तो आपको बताया केवल करताल यानी कि सिंबल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये बात ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज होते हैं, तो इसमें ढोलक भी बजाया जाता है, ठीक है, गीत भी गाए जाते हैं। तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है? आप कहेंगे जी हाँ ये पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। यह संकीर्तन मंदिर में किया जाता है, जैसे मंदिर का सेंट्रल पॉइंट होता है ना,
जैसे ये मंदिर बना हुआ है, इसके बिल्कुल सेंटर में किया जाता है ये, और जहाँ पे कलाकार गाते भी हैं, ठीक है, और साथ में जो वाद्य यंत्र है वो भी बजाते हैं, और नृत्य के जरिए भगवान कृष्ण के जीवन लीलाओं के बारे में एक प्रदर्शनी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। अब इसमें से जिन्होंने टिक किया होगा ना ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। केवल 1 और 3 जिन्होंने टिक किया है उनका बिल्कुल ठीक है, अति उत्तम। अब आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, महाविभास सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से बताने का प्रयास करेंगे। महाविभास सूत्र जिन्होंने लिखा होगा ना वसुमित्र, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कुषाण वंश के समय में। कुषाण वंश आपको पता है, इस कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे सम्राट कनिष्क। सम्राट कनिष्क के बारे में तो आपको पता ही है, सम्राट कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में ही हुआ। 78 ईस्वी में ही सम्राट कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। 78 ईस्वी में ही सम्राट कनिष्क के सानिध्य में कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, और उस चौथी बौद्ध संगीति की जब हम बात करते हैं तो उसमें अध्यक्ष कौन बने थे, तो नाम आता है वसुमित्र का। और ये वही वसुमित्र हैं जिन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, जिन्होंने ये रचना लिखी है महाविभास सूत्र, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और इस संगीति में उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो नाम आता है अशव घोष का। और अशव घोष जो हैं ये भी अच्छे राइटर थे, बुद्धिज्म के अच्छे विद्वान थे। इनके द्वारा 2 रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं लिखी गई। एक का नाम आता है सूत्रालंकार। सूत्रालंकार किसने लिखी, अशव घोष ने। और एक का नाम आता है, उसका नाम है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, जिसमें महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये किसने लिखी, अशव घोष ने। तो ये दोनों के दोनों व्यक्ति कुषाण वंश के राजा सम्राट कनिष्क के समकालीन थे, और नागार्जुन भी इन्हीं के समकालीन थे। नागार्जुन के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है, माध्यमिक सूत्र। तो वसुमित्र के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है, महाविभास सूत्र, जबकि नागार्जुन के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है, माध्यमिक सूत्र। नागार्जुन ने अपने इस माध्यमिक सूत्र नामक रचना में सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बताया है। सापेक्षता का सिद्धांत, ये वही नागार्जुन है जिनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। जब हम आचार्य चरक की बात कर रहे होते हैं, चरक, इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, चरक संहिता। ये भी किसके समय में थे, ये भी सम्राट कनिष्क के समय की ही बात है। ठीक है ना, तो ये आपको बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। जल्दी से आप इसमें से बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा कथन इसमें ठीक रहेगा, जल्दी से बताएं। पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1947 में हुई। ठीक है, कहां पे हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, तो क्या ये स्थापना बाबा साहब अंबेडकर ने की थी, क्या आप कहेंगे जी नहीं, इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, यहाँ पे आप पहला पॉइंट कट कर दीजिए। तो इसकी फिर स्थापना किसने की थी, तो नाम आता है जयंत प्रभाकर, जो है ना वो इसके पहले अध्यक्ष बने थे। जयंत प्रभाकर इसके पहले अध्यक्ष बने, प्रथम अध्यक्ष पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया के। ठीक है ना, तो ये पॉइंट हो गया। अब जैसे हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तो क्या इसकी स्थापना बाबा साहब अंबेडकर ने की थी, आप कहेंगे जी हाँ, ये बात ठीक लिखी हुई है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। जैसे हम बात करते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी बाबा साहब अंबेडकर ने की थी, और वो कब की बात है, 1924। बहिष्कृत हितकारिणी सभा। चलो जी, बहुत बढ़िया है। और फिर इन्होंने इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा के 3 साल बाद 1927 में एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था मराठी भाषा में, और उस मराठी भाषी पत्रिका का नाम क्या रखा, इन्होंने रखा था उसका नाम
बहिष्कृत भारत। ठीक है, ये भी बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। और तीसरा जब देख लीजिए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है, इसकी स्थापना की थी क्या बाबा साहब अंबेडकर ने? आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल की थी। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये कब हुई थी? तो ये बात है 1942 की। ठीक है ना, तो फिर इन्होंने, आपको पता है, हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया और बुद्धिज्म को अपना लिया था। इस प्रकार जो दूसरे दो बिंदु हैं वो तो बाबा साहब अंबेडकर से मैच खाते हैं। पहला बिंदु जो है वो गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना जयंत प्रभाकर जो है उनके नेतृत्व में हुई थी। ये इसके पहले प्रेसिडेंट बने। तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा दूसरा और तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है सभी ने। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी? विलियम वेडरबर्न ने अध्यक्षता की। इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन होगा? तो जिन्होंने लिखा होगा ना 1910 इलाहाबाद अधिवेशन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26वां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1910 में, और इस अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले कौन थे? विलियम वेडरबर्न। जब हम बात कर रहे होते हैं 1887 मद्रास अधिवेशन जो हुआ था, इस 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सम्मेलन था? आप कहेंगे ये तीसरा सम्मेलन था। तीसरे सम्मेलन में अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब, जो पहले मुस्लिम व्यक्ति थे अध्यक्षता करने वाले। ठीक है, फिर जब बात कर रहे होते हैं 1888 का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है जॉर्ज यूल का। ये पहला अंग्रेज व्यक्ति था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये कौन सा था? तो ये चौथा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। जब हम बात कर रहे होते हैं 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन की, तो 1892 का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी का। व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में तो आपको पता ही है ना। ये जो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है ना, तो वहां पर पहले अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और फिर जब बात करते हैं 1892 का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, उसमें भी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। क्या ये बात ठीक है क्या? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब हम मौर्य वंश की बात कर रहे होते हैं, मौर्य वंश, इस मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो फिर इस मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन हुए? बृहद्रथ मौर्य जब गद्दी पर बैठे हुए थे, उनके दरबार में उनके सेनापति थे, नाम था उनका पुष्यमित्र शुंग। तो उन्होंने मारकर शुंग वंश की स्थापना कर दी थी, शुंग वंश की। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति हुए, और देवभूति को भी उनके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कण्व ने मार दिया और फिर कण्व वंश की स्थापना कर दी। ये कण्व वंश बहुत छोटे समय के लिए यहाँ पर सत्ता में रहा, और इसी कण्व वंश के समय में छोटे छोटे जो रियासतें थी वो उठ खड़ी हुई। ठीक है, इस प्रकार आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। कण्व वंश के अंतिम राजा को भी मार दिया था सिमुक ने, और फिर क्या कर दिया? आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। आंध्र सातवाहन वंश, ये आंध्र सातवाहन वंश ईसा पूर्व में भी था और ईस्वी में था। ठीक है ना, इसे कई बार सातवाहन वंश भी कहा जाता है। तो ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था
तो जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ना उपरोक्त सभी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है सभी ने, अति उत्तम। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। बंगाल में जो सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपके सामने कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने लिखा होगा ना राजा राम मोहन राय, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। राजा राम मोहन राय के बारे में अगर कहा जाए तो इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगलों के शासक अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, अकबर सेकंड। और जैसे हम बात करते हैं आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने कब की थी, तो ये बात है 1815 के आसपास की, इन्होंने इस आत्मीय सभा की स्थापना की। और जैसे हम बात कर रहे होते हैं और इनकी द्वारा शुरू की गई कौन कौन सी चीजें हैं, तो 1821 में इन्होंने एक काम किया था। 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया, संवाद कौमुदी। और ये बांग्ला भाषा में छपा करती थी, पत्रिका थी ये, इनके द्वारा प्रकाशित हुई। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये भी बिंदु आपको ध्यान में रखना है। और 1821 में ही इन्होंने एक काम और किया था, जिसका नाम क्या रखा? कोलकाता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। कोलकाता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इन्हीं का नाम आप लिख देना। 1821 में ये इनके दो काम हो गए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और फिर क्या हुआ, फिर अगले साल इन्होंने 1822 में एक प्रकाशन शुरू किया था, जिसका नाम था, अखबार का नाम क्या था? मिरात उल अखबार। और ये कौन सी भाषा में छपा करता था? ये फारसी में छपा करता था। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने 3 पत्रिकाएं प्रकाशित की थी, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, मिरात उल अखबार फारसी भाषा में, और एक ब्राह्मणवादी पत्रिका थी, वो भी कब की गई थी? 1821 में ही, ब्राह्मणवादी पत्रिका। हालांकि ये भी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे, लेकिन इन्होंने रूढ़िवादिता को स्वीकार नहीं किया, उसका विरोध भी किया, उसका खंडन भी किया, पाखंडवाद का। ठीक है, तो फिर जब हम बात कर रहे होते हैं, इन्होंने ही क्या किया था? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया, और जो वैदिक परंपरा थी उसको भी अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, और 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। सती प्रथा अवैध घोषित कब हुई थी? 1829 में। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और उस समय ब्रिटिश अधिकारी कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। 1830 में ये इंग्लैंड चले गए, 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय के बारे में आपको ये मैंने बताया। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना इन्होंने की थी, वो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद में मानना। ठीक है, एकेश्वरवाद यानी कि एक ही ईश्वर है, मूर्ति पूजा के ये घोर विरोधी रहे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आपके सामने एक नया क्वेश्चन दिया गया है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइएगा इसमें से कौन सा आपका ठीक रहेगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। और महात्मा गांधी कब आए थे? आप कहेंगे 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी यहाँ पर लौटे। और जिस दिन लौटे यानी कि 9 जनवरी को, तो वो 9 जनवरी का दिन किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है ये 9 जनवरी का दिन। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह की शुरुआत की थी, चंपारण आंदोलन। तो वो चंपारण सत्याग्रह इनका भारत में पहला सत्याग्रह था। जिस दिन भारत को आजादी मिली उस दिन महात्मा गांधी कोलकाता में थे। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां पर अकाल पड़ा हुआ था, तो ये वहां उन सब लोगों से मिलने के लिए गए हुए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही पॉइंट जो है वो ठीक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में ये पॉइंट हुआ। महात्मा गांधी के बारे में एक बात और नोट कर लीजिए, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में केवल एक बार ही अध्यक्षता की थी,
और वो अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ। और कौन सा अधिवेशन कहा जाता है उसे? बेलगाम अधिवेशन। तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन जो था ना, उस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। इन्होंने केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस प्रकार आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।